नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। रामेश्वरम द्वीप की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची है शाना। हम उसी की नज़र से पूरे भारत की भौगोलिक विविधताओं को एक्सप्लोर करेंगे। शाना अपने माता पिता के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही है और अपने अनुभवों को पोस्टकार्ड्स के जरिए लिख रही है। इन पोस्टकार्ड्स में जो जानकारियां हैं ना, वो सच में कमाल की है। इनसे हमें देश के अलग अलग मौसम और प्राकृतिक नज़ारों का एकदम करीब से एहसास होता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा आज का रूट क्या होने वाला है। पहला, उत्तर में स्नो और माउंटेन्स। दूसरा, पूर्व में फॉरेस्ट्स और ट्री हाउस। तीसरा, पश्चिम के रेतीले रेगिस्तान। चौथा, दक्षिण के पठार और तट। पांचवा, कुछ अनोखे परिदृश्य जैसे कि वेटलैंड्स। और आखिर में इस पूरी यात्रा से मिली सीख। अब जरा इस सफर के स्केल को देखिए। 30 अप्रैल को कश्मीर की बर्फीली वादियों से शुरुआत, फिर 17 मई को अरुणाचल प्रदेश, 30 मई को एकदम पश्चिम में गुजरात और अंत में 17 जून को चेन्नई वापसी। बस कुछ ही महीनों में पूरे भारत का चक्कर। दूरी और समय का ये बदलाव नक्शे पर बहुत ही शानदार तरीके से दिखता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, उत्तर के ऊंचे पहाड़ और बर्फ। कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर से लिखे गए इस पोस्टकार्ड के शब्दों को जरा महसूस कीजिए। ग्लेशियर सफेद और नीले हैं और हमें 4 परतों वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। बिना दस्तानों के तो शाना के हाथ भी कांप रहे थे। अब सोचिए, दक्षिण भारत के एक गर्म द्वीप से आकर सीधे इस जमा देने वाली ठंड का सामना करना कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी मजा बहुत है। परिवार को एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंकते हुए देखना काफी मजेदार है। हालांकि पोस्टकार्ड में एक छोटी सी बात और है। पिछले साल वहां और भी ज्यादा बर्फ हुआ करती थी। यह हल्का सा इशारा करता है कि जलवायु में कैसे धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। वहां ऊंचे पहाड़ हैं, सुबह सुबह रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट है। लेकिन रुकिए, क्या पश्चिम में गुर्राते हुए भालू भी हैं? अंधेरा होने पर शाना को कुछ अजीब सी भारी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पक्का आसपास कोई जंगली जानवर आ गया है। लेकिन सच्चाई थोड़ी ज्यादा मजेदार है। दरअसल वो किसी बड़े डरावने भालू का गुर्राना नहीं था, बल्कि उनके अप्पा यानी पिताजी के खर्राटे लेने की आवाज थी। है ना मजेदार? इस तरह के छोटे छोटे किस्से इस जानकारी से भरी यात्रा को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ 2 दिलचस्प शब्दों पर गौर करते हैं। पहला है चहचहाना, यानी पक्षियों की वो छोटी और तीखी सी आवाज, और दूसरा है खर्राटे लेना, मतलब सोते समय सांस लेते हुए जो तेज आवाज आती है। नई जगहों के साथ साथ नए शब्द सीखना भी सफर का एक अहम हिस्सा है। चलिए, पहाड़ों से निकलकर अब सीधे चलते हैं पूर्व की तरफ, घने जंगलों और ट्री हाउस की दुनिया में। अरुणाचल प्रदेश के जंगल आखिर कितने घने हैं, इसे समझाने के लिए ये शब्द एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ का जंगल इतना घना है कि अगर कोई पलक झपका ले या अपने जूतों के फीते बांधने के लिए रुके तो पक्का खो जाएगा। ये उस इलाके की घनी हरियाली की एकदम सटीक और रोमांचक तस्वीर पेश करता है। और इन जंगलों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है घने पेड़ों के बीच ऊंचाई पर बना ये खूबसूरत लकड़ी का ट्री हाउस। प्रकृति के इतने करीब रहना और ऊंचे पेड़ों पर बने इन घरों में रुकना सच में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पूर्वी भारत की प्राकृतिक सुंदरता को इससे बेहतर तरीके से शायद ही महसूस किया जा सकता है। पूर्व की हरियाली के बाद अब एक बड़ा जंप लेते हैं और चलते हैं सीधे पश्चिम की तरफ, रेतीले रेगिस्तानों में। एक बच्चे का नजरिया देखिए, वो चीजों को कितना सिंपल बना देते हैं। रेगिस्तान के बारे में शाना लिखती है, ये गर्म है, सूखा है और हर जगह रेत है। ये बिना समुद्र के एक बीच की तरह है। सच में रेगिस्तान को समझाने का इससे बेहतरीन और सीधा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है, 88। क्या है ये? दरअसल ये शाना का एक सरप्राइज हॉलिडे होमवर्क टेस्ट का स्कोर है, जो उसने रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच दिया था। मतलब साफ है, सफर चाहे कितना भी लंबा हो, सीखने और पढ़ने का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण का, पठारों और खूबसूरत तटों की ओर। घर के करीब पहुंचने का रोमांच पंबन ब्रिज पर आकर और भी बढ़ जाता है।
शाना लिखती है, मैं दोनों तरफ समुद्र देख सकती थी। कितना अद्भुत है कि एक ट्रेन इस तरह समुद्र के पार जा सकती है। ट्रेन से विशाल समंदर को पार करना सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। समुंदर की बात हो रही है तो राफ्टिंग का जिक्र भी जरूरी है। मतलब हवा से भरी रबर की नाव में नदी की लहरों पर सफर करना। परिवार ने इसे भी ट्राई किया, लेकिन मजेदार बात ये रही कि पानी के इस रोमांच ने अप्पा को इतना डरा दिया कि उन्होंने कसम खा ली कि वो फिर कभी राफ्टिंग नहीं करेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सब के बाद अब आते हैं एक बिल्कुल ही अलग और अनोखे लैंडस्केप पर। वो है वेटलैंड्स। सुंदरबन पहुंचकर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। जरा सोचिए, क्या पेड़ खारे समुद्री पानी में भी उग सकते हैं? जी हाँ, सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल इसी का एक अद्भुत उदाहरण है। खारे पानी में पेड़ों का पनपना सच में प्रकृति की अनुकूलन शक्ति का एक बेहतरीन चमत्कार है। और बात सिर्फ अनोखे पेड़ों की ही नहीं है। सुंदरबन में बोटिंग करते हुए मगरमच्छ और एक अकेले सांप का भी सामना हुआ। लेकिन इन सब के बीच ये जगह हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद आइए देखते हैं कि इस यात्रा से आखिर क्या-क्या सीख मिली। आइए इन सारी जानकारियों को इस टेबल के जरिए एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब ये बिल्कुल साफ है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, जहां पहाड़ और चहचहाते पक्षी हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व या उत्तर पूर्व में है, जहां घने जंगल और ट्री हाउसेस हैं। जानकारी को इस तरह सुव्यवस्थित करने से चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। और अगर हम अनुभवों को जगहों के साथ मैप करें तो ये और भी शानदार हो जाता है। जैसे थाजीवास ग्लेशियर में सफेद बर्फ और स्नोबॉल, अरुणाचल के जंगलों में ट्री हाउस तक पहुंचना और चेन्नई की तेज लहरों में सर्फिंग। हर जगह की अपनी एक खास पहचान और एहसास है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अम्मा सुंदरबन में बार बार आने वाली बाढ़ को लेकर दुखी क्यों हैं? ये सवाल हमें इन खूबसूरत जगहों की पर्यावरणीय सच्चाइयों पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमें याद रखना होगा कि प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने के साथ साथ उसका संरक्षण करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उम्मीद है यह एक्सप्लेनर आप सभी को बेहद ज्ञानवर्धक और मजेदार लगा होगा।